नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लेक्चर नंबर 18 में आज हम डिस्कस करेंगे ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में। तो अंग्रेज जब भारत आए उससे पहले अर्थव्यवस्था की क्या हालत थी और उनके आने के बाद क्या हालत हुई, इसी कहानी को आज हम डिस्कस करेंगे। और ये वाला टॉपिक मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स में इस पर डायरेक्टली ज्यादा सवाल नहीं बनते हैं क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें एनालिटिकल है, लेकिन जो भी मैंने इस लेक्चर में आप लोगों को बताया है वो डायरेक्टली मेंस में आपसे पूछा जा सकता है। और ऑफ कोर्स ऐसे राइटिंग के लिए भी ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसीलिए इस लेक्चर का पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। पाथफाइंडर के टेलीग्राम चैनल और मेरे टेलीग्राम चैनल दोनों पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। जो पुराने पीडीएफ्स हैं वो भी सभी अपलोड हो चुके हैं, आप उन्हें भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अनअकैडमी प्लेटफॉर्म से आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम की पूरी तैयारी कर सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर देश के बेस्ट एजुकेटर्स लाइव क्लासेस लेते हैं डेली, और इन क्लासेस को अवेल करने के लिए आपको एक कोड यूज करना होगा क्योंकि यहाँ पर ढेरों फ्री क्लासेस होती हैं। इन फ्री क्लासेस को देखने के लिए आपको एक कोड यूज करना होगा एंड दैट कोड वुड बी महिपाल। तो इन फ्री क्लासेस के अलावा अगर आपको एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में अपना कोर्स कंप्लीट करना है, आपको लाइव टेस्ट और क्विजेस का फायदा उठाना है और अनलिमिटेड एक्सेस चाहिए, जिस टीचर से आप पढ़ना चाहें उससे आप पढ़ना चाहते हैं, तो फिर आपको एक कोर्स या सब्सक्रिप्शन लेना होगा। ये सब्सक्रिप्शन आपको इन प्राइसेस पर नहीं बल्कि इस डिस्काउंटेड प्राइस पर मिलेगा अगर आप कोड यूज करते हैं महिपाल। तो जैसे ही आप महिपाल कोड एंटर करेंगे 10% तुरंत डिस्काउंट हो जाएगा सभी कोर्सेज पर, और ये प्लस और आइकॉनिक दोनों कोर्सेज में होगा। आइकॉनिक कोर्स में आपको एक मेंटोर मिलेगा जो आपको जीएस मेंस के आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करवाएंगे, आपके आंसर्स पर फीडबैक देंगे और डे टू डे आपको अगर कोई तैयारी से रिलेटेड समस्या आती है तो उसे सॉल्व करेंगे। तो आइकॉनिक कोर्सेज पर भी आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा अगर आप ये कोड यूज करते हैं। अगर आप इस वक्त अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन परचेस करते हैं 31 मार्च से पहले तो आपको एक काफी अच्छी डील मिलेगी। यहां पर एक डिस्काउंट चल रहा है अभी स्टूडेंट्स के लिए जो 2022 की तैयारी कर रहे हैं। तो देखिए 2022 का प्रीलिम्स प्रोबेबली जून या जुलाई में होगा, इसीलिए हमने ये डिसाइड किया है कि हम उस समय तक आपको एक्स्ट्रा वैलिडिटी देंगे, लेकिन ये स्कीम केवल 31 मार्च तक वैलिड है, याद रखिएगा। तो अगर आप 31 मार्च से पहले एक साल का सब्सक्रिप्शन परचेस करते हैं तो आपको नेक्स्ट ईयर मार्च नहीं बल्कि नेक्स्ट ईयर 31 जुलाई तक के लिए सब्सक्रिप्शन मिलेगा। तो आप रिवीजन कर सकते हैं, रिवीजन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं नेक्स्ट ईयर। ये सुविधा आपको मिलेगी इस प्लान के साथ में। मान लो अगर प्रीलिम्स की डेट एक्सटेंड हो जाती है, अगस्त या सितंबर तक भी चली जाती है, तो ये कोर्स भी आपका ऑटोमेटिकली एक्सटेंड हो जाएगा। तो जैसे पिछले साल हमने देखा था 2020 में कोविड-19 के कारण प्रीलिम्स की डेट आगे चली गई थी, तो रिवीजन में लोगों को काफी दिक्कत हुई, जो क्लासेस जिनकी छूट गई थी उनके साथ भी समस्या आई। इस प्रकार की कोई समस्या आपके साथ नहीं आएगी अगर आप ये वाला कोर्स अभी परचेस करते हैं। तो मार्च में लेने से आपको ऑलमोस्ट 1.5 साल का इसमें सब्सक्रिप्शन मिल रहा है एट द कॉस्ट ऑफ 1 ईयर। तो अगर आप 2022 या 23 की तैयारी कर रहे थे और आपको 2 साल का प्लान था लेने का, तो आपको 2 साल वाला प्लान लेने की आवश्यकता नहीं है। आप 1 ईयर सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं एट द कॉस्ट ऑफ 44,000 रुपीज, और उसमें आपको पूरे 1.5 साल के लगभग टाइम का वैलिडिटी मिल जाएगा। अगर आप ऑप्शनल की भी तैयारी करना चाहते हैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म से, तो ऑप्शनल प्लस जीएस दोनों के कोर्सेज को अगर आप साथ में चूज करते हैं तो आपको इसमें भी काफी बेनिफिट मिलेगा प्राइस का। ऑलमोस्ट 8,000-9,000 के आसपास आपकी सेविंग्स हो जाएगी। एंड अगेन ये प्राइसेस भी पे नहीं करनी है। यूज द कोड महिपाल एंड गेट 10% इंस्टेंट डिस्काउंट। अगर आप एसएससी, बैंक, रेलवेज या स्टेट पीसीएस जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इनके लिए भी अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर सब्सक्रिप्शन उपलब्ध है। और यहां पर भी सब्सक्रिप्शन के लिए 1 साल का प्राइस आपको ये 6,500-8,000 रुपए ये सब पे नहीं करना है। यूज द कोड महिपाल, गेट 10% डिस्काउंट, और आपको इन प्राइसेस पर ये कोर्सेस अवेलेबल हो जाएंगे। अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि भारत में ग्रामीण पृष्ठभूमि में अर्थव्यवस्था किस प्रकार से चलती थी। तो देखो, ट्रेडिशनल इंडियन विलेज इकोनॉमी हमेशा से आत्मनिर्भर रही है, सेल्फ सस्टेन्ड रही है। उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि देखो, ट्रांसपोर्ट की इतनी व्यवस्था नहीं थी कि आज आप अमेजोन से कुछ भी ऑर्डर करो और कल सुबह आपके घर पे पहुंच जाए, ऐसा नहीं होता था। इसीलिए रोजमर्रा की जो आवश्यकता की चीजें हैं वो अमूमन गांव में बनाई जाती थी और बेची जाती थी। तो ये सेल्फ सस्टेन्ड मॉडल होता था लगभग हर गांव का। और इन गांव में भारत में हर साम्राज्य में देखा गया कि कोई ना कोई लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का फॉर्मेट था। तो वो चाहे मुगल एडमिनिस्ट्रेशन हो या फिर चाहे वो गुप्ता एम्पायर हो, चाहे मौर्यन एम्पायर हो, सभी के समय हम देखते हैं कि कोई ना कोई लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का फॉर्मेट रहा था। इन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को अक्सर पंचायत ही कहा जाता था, और पंचायत में ही कोई एक व्यक्ति ऐसा होता था जो किसानों से कर की वसूली करेगा। तो कई एरियाज में इन्हें पाटिल कहा जाता था, कहीं पर बाद में चल के कलेक्टर तो खैर अंग्रेजों का टर्म था, या मुखिया भी कहते थे। तो जो भी टर्मिनोलॉजी है वो डिफर करती थी हर राज्य से राज्य में एरिया वाइज, लेकिन मोस्टली एक व्यक्ति होता था जो गांव का एक तरह से आप मान लो कि मुखिया भी हो गया और
कर वसूली भी वो कर लेता है। लेकिन जैसे मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में फिर टैक्स के लिए एक अलग लोग अपॉइंट किए गए थे, तो जरूरी नहीं है कि ये व्यवस्था हर शासन में रही हो, लेकिन मोस्टली ये व्यवस्था थी। अब किसानों पर जो आप टैक्स देखोगे वो भी 1/6 से 1/3 के बीच में होता था। अमूमन ये 1/5 के आसपास रहता था। अगर कभी बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत है साम्राज्य को, तो फिर टैक्स को बढ़ाकर 1/3 कर दिया जाता था। तो वैसे नॉर्मल टाइम्स में कितना होगा, लगभग 15 से 20% के आसपास टैक्स रहता था, लेकिन जब ज्यादा जरूरत है तो 30-33% तक भी उसे बढ़ा देते थे। हमें ज्यादातर इतिहासकार यही बताते हैं कि 1/3 से ज्यादा टैक्स रेट कहीं पर भी नहीं होती थी, 33%। और आप अगर देखोगे तो आज भी मॉडर्न इंडिया के अंदर यानी आजाद भारत में भी लगभग यही इनकम टैक्स का रेट है। खेती के अलावा हैंडीक्राफ्ट्स का भी एक फलता फूलता व्यापार था, और कॉटन टेक्सटाइल भी लगभग हर गांव में देखने को मिलते थे। कॉटन टेक्सटाइल यानी कि कपड़ा बनाने का जो कॉटेज इंडस्ट्री होता था छोटे स्तर पर, वो भी लगभग सभी गांवों में देखी जाती थी। 18वीं सदी आते आते जब मुगल एम्पायर थोड़ा सा कमजोर पड़ना शुरू हो गया है, लेकिन 200 साल तक वो काफी स्ट्रांग रहा था। उस समय में इंडिया की इकोनॉमी काफी अच्छी थी। रूरल इकोनॉमी से बढ़कर टाउन्स में भी एक बढ़िया इकोनॉमी डेवलप होना शुरू हो गई थी। और इन टाउन में या इन शहरों में कौन रहता था, तो देखिए किसान तो ज्यादा रहेंगे नहीं, किसान तो गांव में ही रहते थे, लेकिन ये जो आर्टिसंस थे, ये जो क्राफ्ट्स हैंडीक्राफ्ट्स बनाने वाले लोग थे, ये आकर शहरों में बसना शुरू हो गए थे। और शहरों में भी एक अच्छा खासा इकोनॉमी डेवलप हो गया था। कई शहरों में प्रोडक्शन सेंटर्स थे जहां पर 100 या उससे ज्यादा आर्टिसंस एक फैक्ट्री जैसे संस्थान में काम करते थे। तो जैसा मैंने आपको बताया कि कॉटेज इंडस्ट्री जैसी चीज और उससे भी बढ़कर कुछ फैक्ट्रीज शहरों में लगनी शुरू हो गई थी। अब मैं जब फैक्ट्री शब्द का इस्तेमाल करता हूं तो उसका मतलब ये मत समझना कि यहां पर मॉडर्न मशीनरी लगी हुई है। फैक्ट्री से मेरा मतलब ये है कि यहां पर एक या दो नहीं बल्कि बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, 50, 60, 100 तक लोग यहां पर काम कर रहे हैं। तो कलेक्टिव प्रोडक्शन हो रहा है, इसमें एक साथ बहुत सारे लोग अब काम कर रहे हैं। गांव में क्या था, मोस्टली 2-3 लोग, घर के लोग ही काम कर रहे हैं उस कॉटेज इंडस्ट्री के अंदर। यहां पर थोड़ी सी बड़े स्तर की इंडस्ट्री आप देख सकते थे। तो जहां तक ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का सवाल है, तो ये दुनिया में बेस्ट से बेस्ट प्रोडक्ट बनाती थी। भारत की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री इतनी फेमस थी कि उसके द्वारा बनाए गई चीजों की डिमांड यूरोप से लेकर मिडिल ईस्ट और चाइना तक भी रहती थी। और भारत दुनिया से काफी आगे था। इंडियन इकोनॉमी 17वीं सेंचुरी तक दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमीज में से एक थी। इनफैक्ट भारत और चाइना ये दोनों दुनिया की टॉप 2 इकोनॉमीज में से थे। और क्योंकि भारत में कपास यानी कि कॉटन की खेती बहुत होती है, आज भी हम टॉप 3 में रहते हैं वर्ल्ड में कॉटन की खेती में, तो इसीलिए यहां पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री काफी डेवलप हुई और टेक्सटाइल धीरे धीरे सबसे इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री बन गया। तो इंडियन कॉटन के अलावा सिल्क और वुलन प्रोडक्ट्स भी दुनिया भर में बेचे जाते थे, यहां पर बनते थे और उसको एक्सपोर्ट किया जाता था। तत्कालीन भारत के अगर कुछ फेमस टेक्सटाइल्स के आपको उदाहरण दूं मैं, तो उसमें सबसे पहले ढाका का मसलिन, जो कि बहुत ही सॉफ्ट मलमल जैसा कपड़ा होता है, लाहौर के कारपेट्स, कश्मीर की शॉल्स, बनारस का एम्ब्रॉयडरी वर्क, ये सारे प्रोडक्ट्स काफी फेमस थे। 18th और 19th सेंचुरी की भारतीय इकोनॉमी के ऊपर इतिहासकार रोमेश चंद्र दत्त, RC दत्त भी कहते हैं इन्हें, इन्होंने बहुत अच्छी किताब लिखी है, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया इन द विक्टोरियन एज। उसी से मैंने ये कोट लिया है, इंडिया इन द 18th सेंचुरी वॉज अ ग्रेट मैन्युफैक्चरिंग एज वेल एज अ ग्रेट एग्रीकल्चरल कंट्री एंड द इंडियन हैंडलूम सप्लाइड द मार्केट्स ऑफ एशिया एंड यूरोप। तो भारत में न केवल खेती बल्कि मैन्युफैक्चरिंग का भी अच्छा खासा सेटअप था। और घर घर में चरखा चलाया जाता था। वीविंग एंड स्पिनिंग वाज द परस्यूट ऑफ मिलियंस ऑफ वुमेन। देश की लाखों महिलाएं, करोड़ों महिलाएं ये काम करती थी। हर घर के अंदर ये काम होता था। इट वॉज द नेशनल इंडस्ट्री ऑफ द पीपल। ये शब्द हैं RC दत्त के। अब आप इमेजिन कर पा रहे होंगे कि क्यों इस गतिविधि को महात्मा गांधी ने फिर से पॉपुलराइज करने की कोशिश करी 1915 के बाद। उन्होंने कहा कि भारत के लोगों को कि फिर से चरखा चलाओ, क्योंकि पहले घर घर में चरखा चलता था, सभी आत्मनिर्भर थे, फिर से आत्मनिर्भर होने का समय आ गया है। टेक्सटाइल में अहमदाबाद के धोती, दुपट्टा, लखनऊ का चिकन वर्क, नागपुर का सिल्क का काम, ये सब फेमस थे। बंगाल में भी बहुत सारे सेंटर्स थे जो टेक्सटाइल से थोड़ा बहुत रिलेटेड है, जैसे सिल्क का प्रोडक्ट है तो उसके लिए बहुत फेमस थे। तो मालदा और मुर्शिदाबाद सिल्क प्रोडक्ट्स के लिए फेमस थे। कश्मीर, पंजाब, वेस्टर्न राजस्थान अपने वुलन गारमेंट्स के लिए फेमस थे। और टेक्सटाइल के अलावा भी बहुत सारी इंडस्ट्री थी, जैसे कि हाथी दांत पर बनाई गई वस्तुएं, आइवरी गुड्स, वुड वर्क्स, लकड़ी के वर्क की चीजें, ज्वेलरी, ये सब भी दुनिया भर में काफी एक्सपोर्ट किए जाते थे। टेक्सटाइल और हैंडीक्राफ्ट के अलावा भी कुछ इंडस्ट्रीज थी जो काफी फलती फूलती थी भारत में, जैसे कि शिपिंग। जी हाँ, शिपिंग में भी हम काफी अग्रणी थे। लेदर और मेटल इंडस्ट्रीज में भी थे।
अब आप सोच रहे होंगे कि ट्रेडिशनली भारत का तो नाम हमने कभी सुना नहीं कि नेवल पावर या शिपिंग पावर के रूप में, लेकिन हमारे यहाँ पर बहुत जहाज बनते थे। एक तो देखो भारत में जंगल बहुत थे, लकड़ी बहुत थी, तो लकड़ी चाहिए जहाज बनाने के लिए, इसीलिए यहाँ पर जहाज बनाना काफ़ी ईजी था। मतलब रॉ मटेरियल बहुत ईजिली अवेलेबल था कंपेयर टू लेट्स से मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज। तो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज को भी अगर जहाज चाहिए तो वो भी यहाँ पर आकर कई देश, अरब ट्रेडर्स जो हैं वो भी जहाज यहाँ पर बनवाते थे। तो शिपिंग भी काफ़ी बड़ी इंडस्ट्री थी। लेकिन अब ये जो समय था, जो मिडिवल इंडिया का टाइम पीरियड है या लेट मिडिवल टाइम पीरियड है, इस समय भारत एक ट्रांजिशन स्टेज में था, क्योंकि ये सारे टाउन्स डेवलप होने, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, ये सब इतना आसानी से नहीं हुआ था। ये धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हुआ था। और ये जो पूरा ट्रांजिशन था, इसमें क्या हो रहा था कि अब एक मर्चेंट क्लास डेवलप होनी शुरू हो ही रही थी। मर्चेंट क्लास कौन है? जो इन सभी प्रोडक्ट्स को दुनिया भर में बेच रही है, इनका व्यापार कर रही है। तो एक वो वर्ग है जो इनको बना रहा है, कारीगर है, और दूसरा वो वर्ग है जो इनको बेच रहा है। तो ये जो मर्चेंट क्लास है, ये धीरे धीरे डेवलप होकर अमीर होना शुरू हो रही थी। और कई लोग कैपिटलिस्ट भी बन रहे थे, फैक्ट्रीज भी लगाना उन्होंने शुरू कर दिया था, जहां पर वो कई दर्जन क्राफ्ट्समैन को, कारीगर को बिठाकर ये सब बनवाते थे। तो ऐसे में भारत में भी वही स्टेजेस चल रहे थे जो यूरोप में हुए थे। यूरोप में भी बिल्कुल इसी प्रकार से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, लेकिन हम बस कहां पर कट ऑफ हो गए कि यूरोप में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ जाता है और हमारे वहां वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने से जस्ट पहले हम रुक गए। So in the course of time, merchant capitalist class would have grown powerful enough as in Europe to replace the feudal class of नवाब्स and princes. तो अनुमान ऐसा लगाया जाता है कि अगर भारत में यही प्रोसेस आगे चलता, मान लो अंग्रेज यहाँ नहीं आते, तो अल्टीमेटली क्या होता कि जो ये व्यापार कर रहे थे ये वर्ग काफी पावरफुल हो जाता और यूरोप की तरह ये सबसे ज्यादा पावरफुल होते। तो हो सकता है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी कंपनीज बनना शुरू हो जाती, लेकिन ये मर्चेंट कैपिटलिस्ट क्लास कभी इतना पावरफुल हो ही नहीं पाया, क्योंकि वो जो ट्रांजिशन पीरियड था, जब वो पावरफुल होना चाह रहा था, उसी समय ब्रिटिश भारत आ गए और उन्होंने सब कुछ बदल कर रख दिया। तो ये जो ब्रिटिश इंटरवेंशन था, जो आप कह सकते हैं कि 18th सेंचुरी की शुरुआत से लेकर मेजरली मिडल ऑफ 18th सेंचुरी के आसपास आप कहो इसे, प्लासी बक्सर वाला जो टाइम है, उस समय इन्होंने इस सिस्टम में कुछ बदलाव लाने शुरू किए, क्योंकि अब ये क्या बन चुके थे? व्यापारी से रूलर्स। तो ये जो बदलाव आया ये काफी व्यापक था। इस सिचुएशन के बारे में हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री में भी लिखा है। वो ये बताते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने शुरुआत में तो इंडियन इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दिया। उनको लगा कि यहाँ से बढ़िया प्रोडक्ट मिल रहे हैं, इनको हम ले जाके बेचते हैं, तो मर्चेंट क्लास नहीं बेचेगा, हम इसको ले जाकर यूरोप में बेचेंगे, हम पैसा कमाएंगे। तो शुरू शुरू में कुछ दशक तक ये पॉलिसी सक्सेसफुल भी थी। उन्होंने बहुत सारा गोल्ड और सिल्वर यूरोप से लिया, लेकिन धीरे धीरे इंग्लैंड में जो मैन्युफैक्चरर्स थे उनको लगने लगा कि ये तो नुकसान है, क्योंकि प्रोडक्ट आ रहा है दूसरे देश का, यहाँ पर लोग उसे खरीद रहे हैं, मार्केट यहाँ का है, और यहाँ से बाहर क्या जा रहा है? गोल्ड और सिल्वर। और ये गोल्ड सिल्वर किसके पास जा रहा है? बस एक कंपनी के पास, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। तो इंग्लैंड में जो मैन्युफैक्चरर्स थे उन्होंने अपनी सरकार पर दबाव बनाना शुरू किया कि आप इस पर टैक्स लगाओ, कि ये कंपनी जो भी भारत से लेकर आती है इसके ऊपर टैक्स लगाना शुरू किया जाए। लेकिन ब्रिटेन की सरकार ने इन व्यापारियों को एक बेहतर डील दी। इनसे ये कहा कि आपको इंग्लैंड में बेचना ही क्यों है, आप दूसरे देशों में बेचो ना, आप भारत में बेचो। तो इन व्यापारियों ने कहा कि भारत में तो ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली है, वहां पर हम कैसे बेच सकते हैं। तो धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली को खत्म करने का काम शुरू हुआ, और आप जानते ही हैं उसकी कहानी हम डिस्कस कर चुके हैं। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, जो ब्रिटेन की सरकार थी, उसने अपना कंट्रोल भारत की टेरिटरीज पर बढ़ाया। याद करो 1784 पिट्स इंडिया एक्ट में कई बदलाव लाए गए, रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से बहुत बदलाव लाए गए, और धीरे धीरे ये सामान जो ब्रिटेन में मैन्युफैक्चर होता था भारत में लाकर बेचा जाने लगा, और यहां पे वो इंडियन इंडस्ट्रीज को पीछे धकेल देता है। अब 1757 के बाद का घटनाक्रम जो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, एक बार मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफली रिवाइज करवा देता हूं। 1757 में प्लासी की लड़ाई के बाद मीर जाफर बंगाल का नवाब बनाया जाता है। मीर जाफर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में फ्री ट्रेडिंग राइट्स दे दिए, जितना चाहे व्यापार करो, कोई टैक्स नहीं है, और कंपनी के ऑफिसर्स के लिए जो पर्सनल ट्रेड के रिस्ट्रिक्शंस थे वो भी हटा दिए गए। लेकिन मीर जाफर को कुछ ही समय में नजर आ गया कि उसका खजाना खाली हो चुका है, बहुत ज्यादा पैसे दे दिए उसने क्लाइव को, क्लाइव सब कुछ लेकर चला गया, और उसने कुछ ही साल के अंदर अंदर ये सोचा कि ईस्ट इंडिया कंपनी को हटाकर मैं इनको यहां से भगा देता हूं। तो उसके लिए डच को इनवाइट किया उसने, लेकिन डच फ्लीट ईस्ट इंडिया कंपनी की जहाजों से हार गई। क्या आपको उस लड़ाई का नाम याद है? मैंने अपने शुरुआती लेक्चर्स में इसका जिक्र भी किया था। तो ये वाला जो अटेम्प्ट उसने किया था, उससे ईस्ट इंडिया कंपनी नाराज हो गई, जिसके कारण जाफर को हटाकर उसके सन इन लॉ मीर कासिम को नवाब बना दिया जाता है। मीर कासिम पहले पहले बहुत खुश हुआ, लेकिन उसको भी समझ में आ गया कुछ ही समय में कि ये कंपनी की पॉलिसीज तो बहुत खराब है। तो उसने इंटरनल ट्रेड पर सारी ड्यूटीज हटा दी, यानी कि अगर कोई भारत के लोग व्यापार कर रहे थे भारत के अंदर,
उन पर जो टैक्स हुआ करता था वो उसने हटा दिया, जिससे कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी के बराबर हो गए, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी पर भी कोई टैक्स नहीं था, उनको फ्री ट्रेडिंग राइट्स थी। तो उसने, मीर कासिम ने, भारत के व्यापारियों को भी यही सुविधा दे दी कि आप भारत में व्यापार करो, कोई दिक्कत नहीं है, आप पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इससे कंपनी काफ़ी नाराज़ हो गई। अल्टीमेटली ये भी एक रीज़न था कि उसको बंगाल छोड़कर जाना पड़ा। वो गया अवध। अवध में उसने नवाब ऑफ अवध और मुगल बादशाह को अपनी साइड में किया, और बैटल ऑफ बक्सर होती है जहां पर ये तीनों हार जाते हैं। कहानी आपको याद ही होगी। इस घटनाक्रम के बाद बंगाल में जो शासन व्यवस्था है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में आ जाती है, और ईस्ट इंडिया कंपनी उस फ्री ट्रेड पर रोक लगा देती है। किसके फ्री ट्रेड पर? भारतीय व्यापारियों के ट्रेड पर। तो अपना ट्रेड तो उन्होंने फ्री कर दिया, और इंडिया के ट्रेड पर टैक्स लगाने शुरू कर दिए जो भारतीय व्यापारी थे उन पर। तो ऐसे में जो भारत का टेक्सटाइल था वो धीरे धीरे चरमराने लगा। और भारत की टेक्सटाइल इतने पुराने हैं, आप देखो 4000 साल पहले जो इजिप्शियन राजाओं को लपेटा जाता था जिस कपड़े में, वो जो मम्मी को कपड़ा लपेटा जाता है, वो भारत का कपड़ा हुआ करता था। इट वॉज इंडियन मसलिन क्लॉथ। तो ये जो कपड़ा है, जो इतना पुराना है, इतने ट्रेडिशनल इंडस्ट्री है, इसको धीरे धीरे नुकसान पहुंचना शुरू हो जाता है यहां से, क्योंकि अब एक्टिवली भारत के व्यापार को टैक्स किया जा रहा है। भारत में जो टेक्सटाइल बेचा जा रहा है उसको टैक्स किया जा रहा है। जो भारत से कपड़ा बाहर जा रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है, उसको भी टैक्स किया जा रहा है। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी का ट्रेड पूरी तरह से फ्री है। इस प्रकार से भारत का हैंडीक्राफ्ट धीरे धीरे कमजोर होना शुरू होता है। और भारत में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ भी जाता, क्योंकि पैरेलली इसी समय, ये लगभग प्लासी वाला जो टाइम है, उसी समय इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा है। भारत में भी आ सकता था, लेकिन भारत में आया नहीं, क्योंकि ब्रिटिश हुकूमत ने उसको कभी भी भारत आने नहीं दिया। तो भारत की जो थोड़ी बहुत मॉडर्न इंडस्ट्रीज थी उनको पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। अगर कोई इनोवेशन करने की कोशिश करेगा तो कैसे करेगा? उसके पास सरप्लस कैश होना चाहिए, एक्स्ट्रा पैसा होना चाहिए। लेकिन जब इतना टैक्सेशन होगा तो सरप्लस कैश बचेगा कहां से? तो ये इंडस्ट्री भारत में कभी डेवलप हो ही नहीं पाई, और इसीलिए हम पश्चिमी देशों से यहां पर पिछड़ना शुरू हो जाते हैं। इंग्लैंड और फ्रांस, जिनकी इकोनॉमी बिल्कुल भारत के समान थी, वहां पर अब इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत तेज गति पकड़ लेता है। शुरुआत उसकी 17वीं सेंचुरी में ही हो गई थी, लेकिन 18वीं सेंचुरी में वो तेज गति पकड़ता है, जिसके कारण इंग्लैंड का डेवलपमेंट हुआ। और उसी के पैरेलल भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी अपना पावर बढ़ाती जाती है। तो ऐसे समय में भारत दुनिया में पहली बार टेक्सटाइल इंपोर्टर बन जाता है। अपने इतिहास में कभी भारत ने कपड़ा दूसरे देशों से आयात नहीं किया था, लेकिन पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल में बंगाल में कपड़ा आयात किया जा रहा है। कहां से? इंग्लैंड की मिलों में जो कपड़ा बन रहा है वो भारत आकर बेचा जा रहा है, क्योंकि भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, या खत्म होना शुरू हो चुकी है। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री पहली इंडस्ट्री थी जो ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल में कोलैप्स कर जाती है, पूरी तरह से खत्म हो जाती है। और उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये था कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हो जाता है इंग्लैंड में, और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में मशीनों का इस्तेमाल होता है। और आप थोड़ा सा इसका टाइम पीरियड अगर देखो, मैं आपको बस ये वैसे ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन बस आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि कैसे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का फैलाव और इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पैरेलल चल रहे हैं। तो 1738 में के का फ्लाइंग शटल आता है। 1764 में स्पिनिंग जेनी आती है, जिसने कपड़े बनाने के प्रोसेस को बहुत तेज कर दिया। फिर आता है जेम्स वॉट का स्टीम पावर 1765 में, बिल्कुल बक्सर के युद्ध के बाद, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद वाला टाइम पीरियड। 1769 में स्पिनिंग फ्रेम बाय रिचर्ड आर्कराइट। तो ये सारी जो इन्वेंशंस हैं ये धीरे धीरे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को गति देते हैं, और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के कारण इंग्लैंड का कपड़ा अब सस्ता बनना शुरू हो जाता है। तो इंग्लैंड का टेक्सटाइल प्रोडक्शन तेजी से बढ़ा, कई गुना बढ़ने लग गया, और भारत का जो प्रोडक्शन है वो धीरे धीरे गिरता जा रहा है। और अब इंग्लैंड पहली बार दुनिया में टेक्सटाइल एक्सपोर्टर बन गया है, जबकि इंग्लैंड में तो कपास होती ही नहीं है, कॉटन होती ही नहीं है। कॉटन वो दूसरे जगहों से, भारत जैसी जगहों से लाते थे और वहां पर कपड़ा बनाते थे। लेकिन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ जाने के बावजूद भारत का जो कपड़ा है वो एकदम से सांस अपनी नहीं खत्म कर देता, एकदम से दम नहीं तोड़ देता। वो अपनी आखिरी सांसें 19वीं सेंचुरी तक गिनता है। कई दशकों तक भारत का जो कपड़ा है वो सस्ता था, इवन कंपेयर टू द मशीन प्रोड्यूस्ड क्लॉथ ऑफ इंग्लैंड। लेकिन वो ज्यादा समय तक कंपीट नहीं कर पाया। ये स्थिति कुछ दशकों तक चली थी, क्योंकि जब भी भारत का कपड़ा उन्हें लगा कि सस्ता है, उस पर टैक्स लगा दिया गया। और देखो अल्टीमेटली जो मशीन प्रोड्यूस्ड गुड्स हैं वो बड़ी क्वांटिटी में बनाए जा सकते हैं, चाहे कितने भी लोग कितनी भी मेहनत कर लें। भारत की आबादी ज़्यादा थी, एरिया ज़्यादा था, तो डेफिनेटली कई दशकों तक यहाँ से कपड़ा सस्ता जाता था। लेकिन जब मशीन्स बड़े स्तर पर लगनी शुरू कर गई तो उसके सामने जो हाथ से बना कपड़ा है वो कम्पीट नहीं कर पाया, और भारत इसको अडेप्ट भी कर लेता। अगर भारत में मान लो 1800 के आसपास अगर भारत में मशीन्स लग जाती, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यहाँ भी आ जाता, तो हम भी कपड़ा बना लेते उसी प्रकार का। लेकिन ये प्रोसेस तो कभी भारत आने ही नहीं दिया गया। तो आप समझ रहे हैं कि किस तरह से भारत के मार्केट को अडेप्ट करने का समय नहीं मिला।
आज भी दुनिया में ऐसा ही होता है, लेकिन आज क्या होता है कि इंडस्ट्रीज अडेप्ट कर जाती हैं ड्यू टू गवर्नमेंट प्रोटेक्शन। सरकार कुछ समय के लिए इस तरह की पॉलिसी बनाती है जिनसे प्रोटेक्शन मिल जाए, इंडस्ट्रीज अडेप्ट कर जाए। लेकिन उस समय ये प्रोटेक्शन नहीं दिया गया क्योंकि सरकार किसकी थी? अंग्रेजों की थी। तो भारत से जो भी सामान यूरोप जा रहा था, स्पेशली ब्रिटेन जा रहा था, उस पर इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जाती थी वहां पर इंग्लैंड में, और अन्य कई तरह के रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते थे। तो अल्टीमेटली जो भी व्यापार करता भी था वो व्यापार से धीरे धीरे बाहर हो गया। और भारत में जो इंटरनल व्यापार होता था, मान लो कलकत्ता और पटना के बीच में कोई व्यापार है, उस पर भी टैक्स धीरे धीरे बढ़ाया गया ताकि पटना से कलकत्ता में सामान बेचना महंगा हो जाए, तो कलकत्ता में लोग वही सामान खरीदें जो लंदन से आ रहा है या मैनचेस्टर से आ रहा है, बजाय उसके जो पटना से आ रहा है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बाद उससे जुड़े जो दूसरे उद्योग थे, दूसरे छोटे लघु उद्योग, वो धीरे धीरे खत्म होना शुरू हुए। और इन कामों में डाइंग, प्रिंटिंग, स्पिनिंग, इनमें बहुत सारे किसान भी इन्वॉल्व थे। किसानों के लिए ये एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम था, सेकंड इनकम हो जाती थी इससे। लेकिन जब ये इंडस्ट्री खत्म होना शुरू हो गई, क्यों? क्योंकि इनसे जो प्रोडक्ट बनते थे उनको खरीदने वाला कोई नहीं था। क्यों? क्योंकि जो शहरों में क्राफ्ट्समैन थे उनका धंधा चौपट हो रहा था, तो इसीलिए किसानों से ये रॉ मटेरियल कोई नहीं खरीदता था। तो एक के बाद एक जो पीछे सप्लाई चेन है वो चरमराती गई, और किसानों के हाथ से भी ये सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम चला गया। उधर शहरों में जो क्राफ्ट्समैन थे, कारीगर थे, उनके पास अब ये पावर ही नहीं थी कि वो बनाएं और अपने सामान को प्रॉफिट के साथ बेचें। तो कई लोगों ने फिर से गांव का रुख किया और आकर खेती करने लगे। लेकिन ये क्राफ्ट्समैन जब लौटकर गांव की तरफ जाते हैं तो एक इम्बैलेंस होता है। अब खेती करने वाले ज्यादा हैं और खेत कम है, जमीन कम है, लोग ज्यादा हैं, और इसके कारण जो रूरल इकोनॉमी है वो भी धीरे धीरे कमजोर पड़ना शुरू होती है। क्योंकि जितने ज्यादा लोग खेती पर निर्भर हैं और जमीन की कमी है, तो वो प्रॉफिटेबल तो हो ही नहीं सकता। ऊपर से इतना ज्यादा टैक्सेशन, याद करो परमानेंट सेटलमेंट, उसके बाद महलवाड़ी, रैयतवाड़ी, इतने सारे टैक्सेशन देने के बाद क्या बचेगा? तो व्यक्ति के पास केवल इतना बचता था कि वो अपना खुद का पेट भर ले। उसमें भी अकाल आ गया तो भरने के लिए कुछ, पेट भरने के लिए भी नहीं बचेगा। तो एक्स्ट्रा सरप्लस इनकम पूरी तरह से बंद हो गई। अब यहां पर आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात आप लोगों को कहना चाहता हूं। पाथ फाइंडर चैनल को अभी भी बहुत लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है। उसके पीछे एक रीजन ये है, मुझे कई स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे हैं अपने सोशल मीडिया पे। वो स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि हमें पता ही नहीं है कि आपका नया चैनल है। देखो, यूट्यूब के एल्गोरिदम इस प्रकार से काम करते हैं कि वो सजेस्टेड वीडियो में जाता नहीं है जब तक बहुत सारे लोग वीडियोस को लाइक नहीं करते, बहुत सारे लोग उस पर उसको शेयर नहीं करते। बेसिकली अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो, मेरे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो, तो ईजिएस्ट वे टू डू इट इज टू हिट द लाइक बटन। लाइक बटन पे हिट करो। कमेंट करना चाहते हो तो कमेंट कर सकते हो। आई ऑलवेज रीड द कमेंट्स, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म इज ऑलवेज वेलकम, और अच्छे सुझाव भी आप दे सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि अगर आप इसको शेयर करोगे तो ये ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा, मतलब उसकी डिस्कवरी बढ़ेगी। तो बस यही रिक्वेस्ट है। बाकी आप लोग खुद ज्यादा समझदार हैं। और अब मैं वापस टॉपिक पर आ जाता हूं, डिविएट नहीं करेंगे। अब आप लोगों के मन में शायद ये सवाल आ रहा होगा कि भारत के लोगों ने अपने आप को उस समय अडेप्ट क्यों नहीं किया? क्योंकि देखो, बदलाव तो प्रकृति का नियम है। इंग्लैंड में भी तो जो चरखा हाथ से चलाता था उसकी भी तो जॉब चली गई। वहां पर अगर फैक्ट्री लगी थी तो वहां पर भी तो लोगों ने अडेप्ट किया था। भारत के लोग भी कर सकते थे। इंग्लैंड में भी सेम यही स्थिति हुई थी। जितने भी ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स हैं उनका धंधा पूरी तरह से बंद हो गया था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने के बाद। तो उन्होंने भी तो अपने आप को अडेप्ट किया, भारत के लोग भी कर लेते। तो देखो, इस सवाल का जवाब यह है कि इंग्लैंड में जब वो नौकरियां गई तो उनके पास दूसरी नौकरी करने के लिए फैक्ट्रीज थी, दूसरा व्यापार था, दूसरी लाइन ऑफ वर्क थी जहां पर वो जाकर काम कर सके। भारत में फैक्ट्रियां कहां थी? यहां तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होने ही नहीं दिया गया, नई टेक्नोलॉजी लाकर स्थापित ही नहीं करी गई, क्योंकि ब्रिटिश ऐसा चाहते ही नहीं थे। हो सकता है कि भारत में भी 10-20 लोग होते जो इस तरह की इनोवेशन को इंग्लैंड से लाकर यहां पर स्थापित कर देते, लेकिन उन लोगों के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाए हुए थे। तो इस प्रकार से भारत में कोई भी नई फैक्ट्रीज नहीं लगाई जाती है, तो कोई ऑल्टरनेट नहीं था। तो भारत में अगर आपकी जॉब चली गई तो आपके पास एक ही ऑल्टरनेट है कि जाकर गांव में किसानी करो, खेती करो। तो ये जितने भी शहरों में रहने वाले आर्टिसंस या कारीगर थे, जब वो गांव वापस गए बेरोजगार होने के बाद, तो जब वो खेती करेंगे और खेती में निर्भर हो नहीं सकते हैं इतने सारे परिवार, तो जब भी अकाल पड़ता था तो ऐसे में हजारों लाखों लोगों की मृत्यु होती थी। अब आप समझ पा रहे हो कि 1770 की वो फेमाइन, ग्रेट फेमाइन क्यों कहलाती है? बंगाल में 1/3 लोगों की मृत्यु हो गई थी। और उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन केवल अकाल नहीं था, यह भी था कि बंगाल में उस समय लगभग 13-15 सालों से इकोनॉमिक पॉलिसीज पूरी तरह से उलट दी गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में था बहुत सारा एडमिनिस्ट्रेशन। इनफैक्ट विलियम बेंटिक, जिसको अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर्स में से माना जाता है, याद है ना आपको बेंटिक ने क्या क्या काम किए थे? बेंटिक ने अपनी किताब में ये बात लिखी भी थी। उसने कमेंट किया था, द मिजरी हार्डली फाइंड्स अ पैरेलल इन द हिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, द बोन्स ऑफ कॉटन वीवर्स आर ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया। इसका हिंदी में अनुवाद करूं तो ये लाइन इस प्रकार से है कि भारत के जो मैदानी इलाके हैं, यानी कि जो ग्रेट प्लेन्स है हमारे गंगा जमुना वाले, ये सफेद हो रहे हैं
बुनकरों की हड्डियों से, द बोन्स ऑफ कॉटन वीवर्स, यानी कि उनकी हड्डियां घिस चुकी है, उनके पास कुछ नहीं बचा है और उनकी इतने लोग मर चुके हैं कि उन्हीं की हड्डियों से ये पूरा प्लेन्स एरिया सफ़ेद हो रहा है। इट इज़ ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया। ये लाइन खुद एडमिनिस्ट्रेटर, जो हाईएस्ट ऑफिशियल है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड लेटर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, विलियम बेंटिक के शब्द हैं ये। इस पूरे प्रोसेस की शुरुआत तो हुई थी पहले कोस्टल एरियाज से, क्योंकि ब्रिटिश ने पहले कब्जा कहाँ पे किया था? कोस्टल एरियाज, कलकत्ता, नॉर्दर्न सरकार्स, बॉम्बे, मद्रास, पट्टनम, इन सभी एरियाज में शुरुआत हुई थी। लेकिन जैसे जैसे वो अपनी टेरिटरी इंक्रीज करते गए वैसे वैसे वो अपना मार्केट बढ़ाते गए और ये जो पूरा प्रोसेस है ये इंटीरियर एरियाज तक भी पहुंच गया। और बाद में रोड्स, रेलवेज के कंस्ट्रक्शन के साथ तो ये प्रोसेस और तेज हो जाता है और पंजाब तक के जो रूरल एरियाज हैं वहां पर भी ये बदहाली देखने को मिलती है बाय द टाइम ब्रिटिश रूल केम टू पंजाब। तो जहां जहां पर ब्रिटिश रूल पहुंचा वहां पर यह बदहाली शुरू हो गई। इनको अपनी इंग्लैंड की फैक्ट्रियों के लिए रॉ मटेरियल्स की आवश्यकता थी, तो ये रॉ मटेरियल आता था भारत से, जैसे कि कॉटन भारत से गया इंग्लैंड, मैनचेस्टर की मिलों में वो टेक्सटाइल बना और वो टेक्सटाइल आता था भारत में और यहाँ पर वो सस्ते दामों पर बेचा जाता था। क्योंकि अब यहाँ पर जो बचे कुचे लोग बना रहे हैं, टेक्सटाइल का काम कर रहे हैं, 100% तो कुछ भी खत्म नहीं हुआ है, कुछ परसेंट लोग तो काम करेंगे ही, लेकिन जो कर रहे हैं वो इतने सस्ते दामों में बेच नहीं सकते और जो प्रोडक्ट इंग्लैंड से आ रहा है वो काफ़ी सस्ता है तो वो मार्केट में ज़्यादा बिकेगा। इस प्रकार से रॉ मटेरियल जा रहा है भारत से, फिनिश्ड मटेरियल आ रहा है भारत में और भारत बन गया है कंज्यूमर और रॉ मटेरियल्स का सप्लायर। तो कंपनी की फिर कुछ पॉलिसीज ऐसी थी, जैसे कि बंगाल सिल्क के लिए फेमस था, तो रॉ सिल्क की पैदावार तो वो लोग एनकरेज करते थे कि सिल्क लेकर आओ लेकिन उससे फिनिश्ड प्रोडक्ट्स मत बनाओ। प्रोडक्ट कहाँ पे बनेगा? इंग्लैंड में। सिल्क का जो प्रोडक्ट है जिसमें ज़्यादा पैसा है प्रोडक्ट बेचने में, रॉ मटेरियल से ज़्यादा पैसा है, तो वो कहाँ बनेगा? वो हम बनाएंगे यूरोप में। तो आप तो केवल हमें रॉ सिल्क लाकर दे दो, उसको हम एक्सपोर्ट कर लेंगे और यूरोप में उसको बेच देंगे। और क्योंकि ओवरऑल भारत की आर्थिक हालत कमज़ोर होती जा रही थी तो लग्जरी गुड्स की डिमांड, लग्जरी सिल्क गुड्स की जो डिमांड है वो भी कम होती गई। और जैसे जैसे लोग ये काम छोड़ते गए वैसे वैसे कई प्रकार के ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स को बनाने की नॉलेज भी हमेशा के लिए गायब हो गई। तो वो आज आप समझो कि जो देश में हमारे यहाँ ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स की नॉलेज है, एक रफ एस्टिमेट, मेरा पर्सनल एस्टिमेट बता रहा हूँ मैं, मान के चलो कि 30 से 40% ही आज हमारे पास वो नॉलेज है जो ब्रिटिश के आने के पहले थी। मतलब अगर पहले 100 तरह की चीज़ें बन रही थी तो आज केवल 30 या 40 प्रकार की चीज़ें बन रही हैं, क्योंकि उनका मार्केट खत्म कर दिया, वो नॉलेज खत्म कर दी। अब वो बाकी के 60 तरह की चीज़ें हमें बनानी ही नहीं आती है, वो टेक्नोलॉजी खत्म हो गई है। और इसका आपको एक बेहतरीन उदाहरण देता हूँ। कभी एएसआई जब रिस्टोरेशन करता है ना किसी पुराने किले का या कोई पुरानी बिल्डिंग का, एएसआई की हालत खराब हो जाती है उस प्रकार के आर्टिसंस को ढूंढने में जिनको उस तरह का कंस्ट्रक्शन करना आता हो। एएसआई को मिलते नहीं है कारीगर काम करने के लिए, बहुत मुश्किल से उनको लाने पड़ते हैं। और इनफैक्ट उसके लिए उन्होंने एक अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चालू किया था कि हम सिखाएंगे कि ये पुराने तरीके की बिल्डिंग्स कैसे बनती थी, इसीलिए उनको पुराने तरीके से ही हम रिस्टोर करें। इतनी ज़्यादा नॉलेज वो हमारे हाथ से जा चुकी है। एरिक हॉब्सबॉम की एक किताब है द एज ऑफ रेवोल्यूशन, इसमें ये बताते हैं कि इंग्लैंड में आने वाला रॉ कॉटन 1785 में था 11 मिलियन पाउंड्स, जो 1850 में, यानी कि आप मान के चलो जब भारत का कॉलोनाइजेशन पूरा हो चुका था उस समय तक वो बढ़कर हो गया 588 मिलियन पाउंड्स। 11 से 588, इतनी ज़्यादा बढ़ोतरी। और जो आउटपुट है कि कितना कपड़ा बन रहा है इंग्लैंड में, वो था 40 मिलियन यार्ड्स और उससे बढ़कर वो हो गया 2025 मिलियन यार्ड्स। इतना बड़ा आउटपुट, इसमें से बहुत बड़ा हिस्सा भारत में भी आता था भारत के मार्केट्स में बिकने के लिए। 1816 से 1848 के बीच में इंग्लैंड के टोटल एक्सपोर्ट में कॉटन का जो रोल था वो लगभग 50% शेयर था इनका, कॉटन एक्सपोर्ट्स का। तो आप समझ सकते हैं कि इंग्लैंड की इकोनॉमी के लिए कॉटन कितना इंपॉर्टेंट था उस समय। उसके बाद अगली इंडियन इंडस्ट्रीज जो कोलैप्स हुई वो थी शिप बिल्डिंग, मेटल वर्कर्स और ग्लास और पेपर। ग्लास और पेपर का भी बहुत अच्छा काम होता था भारत में, लेकिन वो सब खत्म हो गया। उसके बाद 19th और 20th सेंचुरी में क्या फेमस हो गया? बेल्जियन ग्लास, फैशन बन गया। आप भारत के किसी भी महल में जाइए, आपको गाइड बताएंगे कि ये ग्लास बेल्जियम से मंगवाया गया था, क्योंकि हमारे यहाँ पर वो ग्लास वर्क करने की जो कैपेबिलिटी थी वो धीरे धीरे खत्म हो गई, तो ऑफकोर्स वो बेल्जियम से ही मंगवाया जाएगा। यूरोप में इस समय मर्केंटलिज्म का काफी दबदबा था, वाणिज्यवाद, ये जो फिलॉसफी है ये तेजी से फैल रही थी। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था, यूरोप के सभी देश मैक्सिमम प्रॉफिट चाहते थे। वो चाहते थे कि हमारे देश से ज़्यादा एक्सपोर्ट हो और सबसे कम इंपोर्ट हमें करना पड़े, तो कम मटेरियल हम मंगवाएं, अगर आए तो भी रॉ मटेरियल आए और उसको हम कुछ अच्छा प्रोडक्ट बनाकर उसको अच्छे दाम पर एक्सपोर्ट करें।
और इसके लिए इन्हें चाहिए थी कॉलोनीज। तो यूरोप के सभी देश 18 सेंचुरी में कॉलोनीज की जुगाड़ में लगे हुए थे। फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी, सब ने कॉलोनीज बनाई। सबको रॉ मटेरियल्स का चाहिए था सोर्स और फिनिश प्रोडक्ट्स के लिए एक मार्केट। और जो भी अपने देश में सामान आता था उस पर ये लगाते थे हाई ड्यूटीज ताकि इंपोर्ट्स कम हो। और इनके पास थी बड़ी बड़ी नेवीज जिससे ये पूरे व्यापार को कंट्रोल कर सकते थे और व्यापार को सिक्योर कर सकते थे, अपने ट्रेड को, अपने पोर्ट्स को ये सिक्योर कर सकते थे। पोर्चुगीज इसके पायनियर्स थे, लेकिन धीरे धीरे इंग्लैंड ने सबको पीछे छोड़ दिया। पोर्चुगल, स्पेन, फ्रांस, सबके एम्पायर्स को पीछे छोड़ते हुए इंग्लैंड सबसे आगे बढ़ गया। तो इसी किताब से एज ऑफ रेवोल्यूशन से एक और कोट मैं यहां पर यूज कर रहा हूं। द ईस्ट इंडीज हैड बीन, as we have seen, the traditional exporter of cotton goods encouraged by the East India Company. But as the industrialist vested interest prevailed in Britain, the East India mercantile interest, not to mention the Indian ones, were pressed back. India was systematically deindustrialized and became, in turn, a market for Lancashire cotton. In 1820, the subcontinent took only 11 million yards, but in 1840, it already took 145 million yards. तो यहाँ पर भी यही बात कही जा रही है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो मार्केट है उसको पूरा पलट कर रख दिया। भारत जो कि एक कपड़े का एक्सपोर्टर हुआ करता था, अब वो कपड़े का इंपोर्टर बन गया। लैंकाशायर जो कि एक इंग्लैंड में जगह है, फेमस काउंटी है क्रिकेट की भी, वहां पर बना हुआ जो कपड़ा है वो अब भारत में आ रहा है। तो 1820 में यहां पर 11 मिलियन यार्ड्स कपड़ा आया था बिकने के लिए भारत के मार्केट में। कहां से? इंग्लैंड से। 1840 में देखो वो 145 मिलियन यार्ड्स तक पहुंच चुका था। अभी तक हमने जो सारी इकोनॉमिक पॉलिसी पढ़ी, इसका हम सार निकालें तो ये बन जाती है इकोनॉमिक ड्रेन थियरी, कि भारत की इकोनॉमी को पूरी तरह से ड्रेन कर दिया गया, निचोड़ दिया गया, और यहां से वो सारा जो माल है वो ले जाया गया यूरोप में। तो भारत से कैपिटल और वेल्थ दोनों ले जाया गया ब्रिटेन, दोनों ट्रांसफर किया गया। किस प्रकार से? देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिसर्स थे उनकी सैलरीज, उनकी पेंशन्स, उसको वो कहाँ इस्तेमाल करते थे? ब्रिटेन में करते थे। यहाँ तो ठीक है, कुछ ने घर बना लिए, यहाँ पर एंग्लो इंडियंस आ गए, सारे यहाँ थोड़ा ना रहते थे। 90% तो वहीं जाते थे वापस रिटायर होकर, या वहीं रहते थे, वहीं पे अपना पैसा खर्च करते थे। तो वो सैलरी और पेंशन सारी गई इंग्लैंड में। ये एक बहुत बड़ा फायदा हुआ। तो जैसे आज हम गर्व करते हैं ना कि भारत में फॉरेन रेमिटेंसेस आते हैं, इतना सारा पैसा है, फॉरेन रेमिटेंस आता है, लेकिन उस समय वो सारा फॉरेन रेमिटेंस भारत से इंग्लैंड जाता था। फिर उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी लोन लेती थी। आपको याद है वो रेगुलेटिंग एक्ट के पहले वाली कहानी, कई सारे लोन उन्होंने ले रखे थे। तो उन लोन्स पर जो इंटरेस्ट है वो भी कौन पे करता था? ईस्ट इंडिया कंपनी। वो भी यहाँ के फंड्स के द्वारा पे किया जाता था। 1857 के बाद जितना भी खर्चा भारत को चलाने का इंग्लैंड में आता था, यानी वहां पर एक इंडिया मिनिस्ट्री बाद में बना दी गई थी, उसको चलाने का खर्चा भी यहां से जा रहा है। होम चार्जेस कहते थे उसको, एक्सपेंस ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट इन ब्रिटेन, यानी कि भारत को संभालने के लिए जो भी ऑफिसर हैं, मिनिस्टर्स हैं, उनका पूरा एक्सपेंस भारत से जा रहा था। फिर से मैं आरसी दत्त को यहां पर कोट करूंगा। बाय द वे, ये आरसी दत्त की जो किताब है ये कब लिखी गई थी मैं आपको बताऊं, 1902 में। आरसी दत्त जो है वो 19th सेंचुरी के हिस्टोरियन थे। उनका जन्म 1848 में हुआ था। तो मतलब उन्होंने अपने जीवन काल में बहुत कुछ स्टडी किया इकोनॉमी को, और ही वॉज वन ऑफ द फर्स्ट हिस्टोरियंस जिन्होंने इस पर डिटेल में लिखा है। दादा भाई नौरोजी ने भी एक पेपर पब्लिश किया था, उसका नाम भी चाहो तो लिख लो, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लेना, आगे भी मेंशन कर दूंगा दादा भाई नौरोजी के बारे में जब पढ़ेंगे, लेकिन अभी भी याद रखो। लेकिन आरसी दत्त ने पहली बार, एक भारतीय ऑथर ने डिटेल्ड इकोनॉमिक पॉलिसी पर ये किताब लिखी थी। तो 1902 में उनकी ये किताब आई थी और उसमें ये सब बातें उन्होंने कही थी। और पहली बार भारतीय लोगों को यह एहसास हुआ कि भाई साहब हमारे साथ क्या हुआ है पिछले 150 सालों में, ये अब तब जाकर समझ में आया। इतनी इंपॉर्टेंट किताब थी ये, इसीलिए इसको आज भी मैं कोट कर रहा हूं, इसके लिखे जाने के 120 साल बाद। तो इन्होंने इस किताब में लिखा है कि भारत के कवि कहते हैं कि टैक्स जमीन से उठने वाले मॉइस्चर के रूप में होता है, कि जमीन से मॉइस्चर को सोख लेता है सूरज, और वो सूरज जो है बाद में बारिश के रूप में उसे बरसाता भी है उन्हीं लोगों के ऊपर। तो इस तरह की एक मतलब कविता के अंदर इस तरह से बताया जाता है भारत की कविताओं में। लेकिन आरसी दत्त कह रहे हैं कि ये जो ब्रिटिश सूरज था, ये मॉइस्चर सोख तो भारत से रहा था, लेकिन बारिश भारत की धरती पर नहीं हो रही थी। जो बारिश है, जो मॉइस्चर है, वो मिल रहा था सब कुछ यूरोप को। और इस प्रकार का जो इकोनॉमिक ड्रेन है वो दुनिया के अमीर से अमीर देश को गरीब कर सकता था। तो भारत क्या चीज थी? इसके कारण फेमाइन्स आई और इतनी मिजरी, इतनी बदहाली भारत के लोगों ने देखी जो आप सोच भी नहीं सकते, जैसा शायद पूरी दुनिया में उस वक्त तक कहीं देखा नहीं गया हो। मैं वैसे इसको कंपेयर करूं तो मेरे ख्याल से भारत के साथ जो हुआ ना, उसका एक ही बस कंपैरिजन मुझे नजर आता है वर्ल्ड हिस्ट्री को जितना मैंने पढ़ा है, कॉन्गो के साथ जो किया गया किंग लियोपोल्ड के द्वारा। बेल्जियम का राजा था, उसने कॉन्गो को अपनी पर्सनल कॉलोनी बना दिया था। वो भी एक बहुत अलग ही दास्तान है, उसको कभी हम डिस्कस करेंगे।
जो कॉन्गो के लोगों ने सहा, लेकिन उन्होंने सहा था वो 30 साल के आसपास, 30-40 साल का रूल था। हमने तो 200 साल ये वाला रूल सहा था। तो कॉन्गो के साथ जो भी हुआ वो 30 ईयर्स तक हुआ था, लेकिन उन 30 सालों में भी कॉन्गो ने काफी कुछ झेला। तो आई रियली फील फॉर कॉन्गो। एक भारत और कॉन्गो, ये दो देश ऐसे हैं जिन्होंने यूरोपियन मानसिकता या फिर ये जो गुलाम बनाने वाली मानसिकता है, इसका सबसे वर्स्ट एग्जाम्पल इन्होंने देखा, वर्स्ट सिचुएशंस इन्होंने सही। इकोनॉमी के बाद अब हम बात करते हैं गांव के शासन व्यवस्था की। तो विलेज सोसाइटी भी धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट हो जाती है। कैसे? सबसे पहले पंचायत पूरी तरह से पावरलेस हो जाती हैं, क्योंकि पंचायत के जो भी अधिकार थे, जैसे कि कोई छोटे मोटे झगड़े सुलझा देना, जुडिशियल एग्जीक्यूटिव फंक्शन, वो सब उनके हाथ से ले लिए गए। इंग्लिश लोग अपने, इंग्लिश एडमिनिस्ट्रेशन अपने नए नए कानून लेकर आया जमीन से संबंधित, और इसके कारण प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट आता है, जो पहले भारत में नहीं था, इंग्लैंड में भी नहीं था। इंग्लैंड में भी ये मिडिवल टाइम के बाद में एक मूवमेंट आया था, एनक्लोजर मूवमेंट, जिसमें लोगों ने अपने अपनी जमीनों के बाहर एनक्लोजर लगा दिया, और उसके बाद ये प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट आता है। तो वही कॉन्सेप्ट भारत में भी 18वीं सेंचुरी में आता है कि जमीन अब प्राइवेट है, उसे उस तरह से देखा जाने लगा कि जमीन को आप बेच सकते हो, एक से दूसरे को ट्रांसफर, मतलब इस कारण से, पैसे के कारण ट्रांसफर किया जा सकता है। और एक नई क्लास डेवलप होती है, जमींदार क्लास, जो पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी। मनी लेंडर्स, जो पैसा देते हैं सूद पर, ये सारी क्लासेस नई एक डेवलप होती हैं और इनके पास काफ़ी पावर आ जाती है। तो एक पूरी नई क्लास सिस्टम डेवलप होती है गाँव की रूरल इकोनॉमीज में। और एग्रीकल्चर का धीरे धीरे कमर्शियलाइजेशन हो गया, जैसे कि इंडिगो की खेती करने के लिए मजबूर किया जाता था। तो ये इंडिगो फार्मिंग क्या है? एक प्रकार का कमर्शियलाइजेशन है। तो इसके कारण भी विलेज सोसाइटीज पर काफ़ी इम्पैक्ट आता है। तो इस तरह से ब्रिटिश हुकूमत के समय भारत की सोसाइटी और अर्थव्यवस्था दोनों पूरी तरह से तबाह हो जाती हैं। तो जो आत्मनिर्भर सोसाइटी थी वो अब पूरी तरह से डिस्ट्रैक्ट होकर ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन पर निर्भर हो चुकी है। इट इज एट द विम्स एंड फैंसीज ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। एडम स्मिथ, जो कह सकते हो आपकी फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स भी हैं, उन्होंने एक बात कही थी ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। बाय द वे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के बहुत बड़े क्रिटिक थे। ही वाज अलाइव इन 18वीं सेंचुरी, लेट 18वीं सेंचुरी। उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी अपने भारत में अपने पांव पसार रही थी। तो उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को काफ़ी क्रिटिसाइज किया। उन्होंने ये कहा कि अगर ईस्ट इंडिया कंपनी भारत की रूलर है, अगर वो अपने आप को शासक के रूप में देखती है वहां पर, तो उनको भारत के लोगों का फायदा करना चाहिए। उनकी कोशिश ये होनी चाहिए कि भारत में कम से कम इंपोर्ट आए और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट हो। लेकिन कंपनी तो उसका उल्टा कर रही है। तो कंपनी है वहां पर रूलर, लेकिन वो रूलर वाला काम नहीं कर रही है। इट इज एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ व्हाट एन एडमिनिस्ट्रेटर शुड डू। तो वो सॉवरेन वाला काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो ट्रेडर वाला वहां पर काम कर रहे हैं। तो ये उनके इंटरेस्ट बिल्कुल ऑपोजिट है एक देश चलाने के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनसे। तो इनके तो फंडे ही हिले हुए हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के। कुछ इस तरह की बात कही थी एडम स्मिथ ने। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। इसका पीडीएफ आपको पाथफाइंडर और मेरे टेलीग्राम चैनल दोनों पर मिल जाएगा। अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर आपको पाथफाइंडर टेस्ट सीरीज मिलेगी, जो कंप्लीटली फ्री है। आप इसको ज्वाइन कीजिए। केवल आपको एक अनलॉक कोड चाहिए, महिपाल। और इस टेस्ट सीरीज में हफ्ते में 6 दिन अलग अलग टॉपिक्स पर टेस्ट होते हैं। इनको आप अटेम्प्ट कीजिए, आपकी प्रीलिम्स की तैयारी इससे काफ़ी बेहतर होगी। और इसमें टॉप 10 रैंकर्स को हम कुछ स्पेशल प्राइजेस भी देंगे। तो ये तो एक छोटा सा आप लोगों के लिए रिवॉर्ड है। बाकी मेन अवार्ड आपका या रिवॉर्ड ये रहेगा कि आप प्रीलिम्स में अच्छे मार्क्स लेकर आएँ। रविवार को अनअकैडमी कॉम्बैट आ रहा है, जो कि भारत का सबसे बड़ा स्कॉलरशिप टेस्ट है। यहाँ पर आप अपने प्रीलिम्स की तैयारी को जांच सकते हैं, उसके लेवल को देख सकते हैं। 60 क्वेश्चंस इन 60 मिनट्स, और यहाँ पर 4 करोड़ रुपीस की स्कॉलरशिप पूल में से आपके पास स्कॉलरशिप जीतने का भी मौका है। यहाँ पर भी ये फ्री इनिशिएटिव है। जस्ट यूज द अनलॉक कोड महिपाल, और संडे को 11 बजे सुबह ये इनिशिएटिव चलाया जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू पाथफाइंडर।